सब क्लॉज 5 and और सब section क्लॉज 7, sub clause 5 3 और 7 के अलावा 3B FRBM एक्ट जो कि अब हम पेश कर रहे हैं सदन के पटल पर। Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have केंद्र already सरकार का जो indicated, राजकोषीय घाटे का I will be लक्ष्य है introducing उसको an हासिल करने के लिए amendment to the हम एक FRBM बदलाव ला रहे हैं। एक कानून में हमें बदलाव लाना पड़ा है। माननीय स्पीकर महोदय, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने एक अपनी आखिरी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें 2021 से लेकर 2022 तक का इसमें खाका है, ये राष्ट्रपति को सौंपा है और सरकार ने जो भी ये पूरा की पूरी रिपोर्ट है और इसके साथ साथ जो पूरा मेमोरेंडम है और इसमें सरकार केंद्र राज्यों का जो शेयर है वो 41% तक रखा गया है। हम राजकोषीय संघवाद को हम बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर को 14वें वित्त आयोग के ओर से राज्य नहीं रहा है और अब जो केंद्र शासित राज्य है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उनको केंद्र की ओर से वित्त दिया जाएगा। हम 1,18,452 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर हम 17 राज्यों को दे रहे हैं। 2021-22 के लिए ये राज्यों को दिया जाएगा। 74,340 करोड़ अन्य 14 राज्यों को दिया जाएगा 2020-21 के मद में। माननीय स्पीकर, अब हम अपने बजट के अपने भाषण के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, पूरी दुनिया एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है जो कि आपदा से आई है और इसके बाद के जो झटके हैं उससे निपटने की कोशिश कर रही है। और इस चुनौती भरी पूर्ण वक्त में कई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो फिर से संघर्ष कर रही हैं और लेकिन हमारे देश और हमारे उद्योगों ने जबरदस्त दमखम दिखाया है। आपदा के बाद दुनिया का एक नया क्रम सामने आएगा, एक ऐसा जिसमें एशिया सबसे अहम स्थान हासिल करेगा दुनिया में और भारत के पास एक नेतृत्व करने का मौका होगा। और ऐसे हालात में हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो पारदर्शी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और इससे जो है रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो टैक्स दाता हैं, टैक्स पेयर हैं, उन पर कम से कम बोझ पड़ना चाहिए। हम तिरुवल्लुवर का शब्द लेना चाहते हैं। एक राजा और एक राजा जो कि धन अर्जित करता है वो आम लोगों के फायदे के लिए उसको खर्च करता है। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके लिए प्रपोजल हम देना चाहते हैं। इस बात तिरुवल्लुवर की बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार की ओर से डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कई सुधार हमने लागू किए हैं जिससे कि हमारे टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है, हमारे अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। आपदा आने से पहले हमने निवेश को बढ़ाने के लिए हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटाया था, और पूरी दुनिया में इसे सबसे कम किया था और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने हटा दिया था। और जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनको रिबेट हमने बढ़ाया था। 2020 में जो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ बढ़कर पहुंच गए थे। पहले ये 3.3 करोड़ थे। डायरेक्ट टैक्स प्रबंधन की अगर बात की जाए हमने ऐसी सुविधा दी है कि जिसमें कि फेसलेस तरीके से काम होगा। हम सरलीकरण करना चाहते हैं ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं उनको फायदा हो और हम डायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल हैं इनकी शुरुआत करते हैं। हम सीनियर सिटीजन के लिए जानकारी देना चाहते हैं जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको फायदा मिले और उनको और आजादी के 75वें साल में
हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने नए सिरे से दमखम के साथ हमारे राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। जो 75 साल के हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके ऊपर के लिए, जिनको सिर्फ पेंशन और उनको सूद से पैसे मिलते हैं, ब्याज से पैसे मिलते हैं, उनको छूट मिलेगी, उनको पूरी तरह से छूट मिलेगी 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in बैंक जो है उनको डिडक्शन कटौती करेगा। और एक बहुत अहम चीज है जो कि आपको ध्यान से सुननी चाहिए माननीय स्पीकर, फिलहाल जो असेसमेंट 6 साल तक का रीओपन किया जा सकता है, और अगर जो गंभीर टैक्स फ्रॉड के मामले में 10 साल का मामले खोले जा सकते हैं। और ऐसे में अनिश्चितता रहती है टैक्स पेयर्स के सामने, और इसलिए हमारी तरफ से प्रस्ताव है कि जो टाइम लिमिट को घटाया जा रहा है, जो दोबारा खोलने की बात होती है टैक्स के मामले को 6 साल से घटाकर 3 साल किया जा रहा है। अब 6 साल से घटाकर 3 साल तक ही पुराने मामले खोले जा सकेंगे टैक्स के मामले में। और वहीं गंभीर टैक्स की चोरी के जो मामले होते हैं, जब बहुत जरूरी होगा जब सबूत होगा कि जिसमें रकम छुपाई गई, 50 लाख से ज्यादा की रकम 1 साल में छुपाई गई होगी, जो गंभीर टैक्स चोरी के मामले जिसमें कि ये सबूत होगा कि 50 लाख से ज्यादा 1 साल में रकम छुपाई गई है, इसी को ओपन किया जा सकेगा 10 साल तक। और ये भी, इसके लिए भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की मंजूरी के बाद ही खुल पाएगा, और ये टैक्स के मामले में सबसे सर्वोच्च होता है। डिस्प्यूट जो कि वाद विवाद को निपटारा समिति होती है, माननीय स्पीकर महोदय, ये सरकार की संकल्पना है, ये सरकार का संकल्प है कि जो मौजूदा टैक्स सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाए। सरकार टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर कर रही है, विश्वास स्कीम लाई थी जिससे कि टैक्स पेयर के पास ये मौका था कि वो लंबे समय से उनका जो पेंडिंग चल रहा था टैक्स डिस्प्यूट, उनको निपटाया जा सके। और टैक्स पेयर ने बहुत अच्छा इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। 1,10,000 टैक्स पेयर ने इसके लिए इसको स्वीकार किया है, और टैक्स से जुड़े जो विवाद थे उसको निपटाया, और 85,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत भारत को सरकार को हासिल हुए हैं। और जो मुकदमेबाजी होती है छोटे टैक्स पेयर्स की, हम एक और प्रस्तावित करते हैं, एक टैक्स रिजोल्यूशन कमेटी होगी जो कि जिसमें कहीं भी किसी का अफसरों से आमना सामना नहीं होगा, पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी। जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है, 50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है, और डिस्प्यूटेड इनकम जिस पर विवाद है 10 लाख रुपए तक का, वो इस कमेटी के साथ संपर्क कर सकता है। IT-AT जिसमें कि अफसरों से कोई सामना नहीं होगा। हम इस बात को लेकर के समर्पित हैं कि टैक्स की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल फेसलेस होगी, जिसमें कोई संपर्क नहीं होगा, और इसे हम एक आगे बढ़ाएंगे अगले साल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल को फेसलेस हम बना रहे हैं, जिसमें किसी अफसर से आमना सामना नहीं होगा। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो उसके साथ किसी भी तरह का जो संपर्क होगा, जो कि कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, और अधिक से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ किया जा सकता है। जो छूट दी जा रही है एनआरआई को, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जब भारत लौटते हैं उनके साथ उनकी जो रकम होती है जो कि विदेश में उन्होंने कमाई है, रिटायरमेंट अकाउंट में कमाई है, उसको लेकर विवाद होता है। और टैक्सेशन के जो का दौर होता है अवधि में, उसमें बदलाव, उसमें गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। और भारत विदेशी इसको लेकर इन एनआरआईज के लिए जो कानून है उनको हम कम कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन से उनको निजात देने के लिए कदम ला रहे हैं। ऑडिट से उनको छूट मिलेगी। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका अकाउंट ऑडिट कराना पड़ता है। फरवरी 2020 के बजट में हमने इस टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ तक बढ़ा दिया था। 95% of their transactions digitally. जो कि 95% अपना डिजिटल रखते हैं, उनको फायदा होगा। And to reduce compliance, और जो लोग डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनकी सीमा को और बढ़ा रहे हैं, और वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है। जो लोग अपना 95% ट्रांजैक्शन
डिजिटल रखेंगे। डिविडेंड जो मिलता है उसमें राहत देने की बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया था ताकि जो निवेशक हैं उनको फायदा हो। जो निवेशक हैं उनको, खाता धारकों को मिले इसका फायदा। और हम इसको और असरलीकृत करने के लिए डिविडेंड पेमेंट को वो टीडीएस से छूट मिलेगी। जो डिविडेंड इनकम होगी, जो डिविडेंड आय होगी, अगर हम इसके लिए प्रस्ताव करते हैं कि जो एडवांस टैक्स की जो देनदारी होती है डिविडेंड इनकम पर, वो डिविडेंड पे करने के बाद ही आएगा। जो विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशक हैं उनके लिए भी हम ये बताना चाहेंगे कि टैक्स पर, डिविडेंड पर जो टैक्स डिडक्शन होगा वो लोअर ट्रीटी रेट के तहत होगा, निचले ट्रीटी रेट पर होगा। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लुभाने के लिए, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले बजट में 100% टैक्स छूट दी थी और उसके साथ कुछ शर्तें जरूर थी। जो विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे, भारतीय निवेश से उनको जो फायदा होता है, और हमने ये माना है कि कुछ फंड्स को चुनौती मिल रही है, कुछ उनको नियमों को पालन करने में उनको चुनौती आ रही है, और भारत में बड़े पैमाने पर फंड्स का निवेश हो, इसके लिए हम कुछ छूट देने का ऐलान कर रहे हैं। प्राइवेट फंडिंग को लेकर के एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, in order to allow funding of infrastructure, फंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग ज्यादा हो, इसके लिए हम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए जा सकेंगे, जो कि टैक्स में भी उनको छूट मिलेगी।